सो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाल ही में रिलीज हुई मूवी द ब्लफ की पूरी स्टोरी को। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मूवी की स्टार्टिंग सन 1846 से होती है और ये वो वाला समय होता है जब समुद्री लुटेरों का जमाना अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कैरिबियन समुद्र में मौजूद ज्यादातर पायरेट्स मारे जा चुके हैं। अब सिर्फ वही लुटेरे बचे हैं जो बेहद क्रूर हैं। इसके बाद कहानी हमें लेके जाती है एक जहाज पर, जहाँ पर वो समुद्र के बीच सफर कर रहा होता है। तभी पीछे से समुद्री डाकुओं का जहाज तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और कुछ ही पलों में समुद्री डाकू जहाज पर हमला कर देते हैं। वो जहाज पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं और वहां पर मौजूद सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उस जहाज के कैप्टन TH बॉर्डन को, जिसे समुद्री डाकू पकड़ लेते हैं। हमारी मुलाकात होती है डाकुओं के लीडर से, जिसका नाम होता है कैप्टन फ्रांसिस्को कॉर्नर। और तभी फ्रांसिस्को को उस जहाज पर एक सोने का टुकड़ा दिखाई देता है एंड वो उस टुकड़े को देखता है तो उस टुकड़े पर उसे अपनी ही मोहर दिखाई देती है। देन वो बॉर्डन से पूछता है कि तुम्हारे जैसे मामूली मछुआरे के जहाज पर ये सोने का टुकड़ा आखिर कहाँ से आया और ये मेरा है। इससे पहले बॉर्डन उसके लिए कुछ जवाब देता, उससे पहले ही हमारा सीन जाता है इन्हीं समुद्री डाकुओं के कमांडर ली पर, जो कि जहाज पर पड़े कुछ कागजात उठाकर देखता है और अहम बात पकड़ लेता है। ली बताता है कि ये जहाज केमन ब्रेक नाम के एक टापू से रवाना हुआ और अब क्या था, इन समुद्री डाकुओं को उस टापू की लोकेशन मिल जाती है। इसके बाद ये सभी लोग बॉर्डन को अपने कब्जे में रखते हैं और बिना वक्त गवाए उस रहस्यमयी टापू की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसके बाद कहानी उस टापू पर पहुंचती है जहाँ पर जिंदगी पूरी तरीके से शांत और सामान्य तरीके से चल रही थी। सब कुछ रोज की तरह आगे बढ़ रहा था और यहीं पर हम अर्सेल को देखते हैं, जो कि अपने पति की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक्चुअली कैप्टन बॉर्डन अर्सेल का पति था, जो कि 2 दिन पहले समुद्र के सफर पर निकला था, लेकिन अब तक उसका जहाज वापस नहीं लौटा और समुद्र में कोई भी उसके आने की खबर भी नहीं थी। इसी के चलते टापू के लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार टापू के लोग एक फैसला लेते हैं, एक दूसरा जहाज समुद्र में भेजने की योजना बनाई जाती है ताकि पहले वाले जहाज और उसके लोगों का पता लगाया जा सके। देन इसके बाद सीन जाता है अर्सेल के घर पर, जहाँ पर हम उसकी ननद लीजी को देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड बेस्टन के साथ टापू छोड़कर भागने की तैयारी कर चुकी थी। दोनों ने चुपचाप सब कुछ प्लान कर लिया था और सही मौके का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक अर्सेल घर में आ जाती है। अर्सेल को देखकर वेस्टन घबरा जाता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। इसके बाद हमारा सीन जाता है घर के अंदर आइजैक पर। आइजैक अर्सेल का बेटा था, जिसके पैरों में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो उनसे अच्छे से चल नहीं पाता था। तभी अर्सेल वहां पर आती है और आइजैक अपनी माँ से पूछता है कि पापा वापस कब आएंगे, जिस पर अर्सेल उसे भरोसा देती है कि वो बहुत जल्दी लौट आएंगे। और अब थोड़ी देर समझाने के बाद अर्सेल अपने बेटे को सुला देती है। और अब अर्सेल अपने पति को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। काफी देर बाद जब वो सोने के लिए बढ़ती है, तभी उसे घर के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है। असल में उसी वक्त लेजी भी चुपचाप घर से निकल चुकी थी। प्लान के मुताबिक वो बेस्टन के पास जा रही थी ताकि दोनों मिलकर टापू छोड़कर भाग सके। लेजी तो अंधेरे का फायदा उठाकर घर से निकल जाती है, लेकिन बाहर से आती हलचल अर्सेल का ध्यान खींच लेती है। वो चौकन्नी होकर खड़ी होती है और गेट के बाहर झांक कर देखती है। अर्सेल को लेजी कहीं भी नहीं दिखाई देती, लेकिन उसकी नजर कुछ अजनबी लोगों पर पड़ती है। ये कोई और नहीं बल्कि समुद्री डाकू थे जो उसके घर पर आ गए थे। और अब वो तुरंत ही अलर्ट हो जाती है। देन अपने बेटे आइजैक को जगाती है और उसे घर के बेसमेंट के अंदर छुपा देती है। एंड अब वो खुद डाकू का सामना करने के लिए रेडी थी और कुछ ही देर में समुद्री डाकू जबरदस्ती घर के अंदर आ जाते हैं और उनका नेतृत्व स्काउट नाम का एक बंदा कर रहा था, जो कि अपने साथ 3-4 आदमियों को लेकर आया था। घर के अंदर आते ही स्काउट सीधे अर्सेल पर वार करता है और यहाँ पर काफी अच्छी फाइट हमें देखने को मिलती है। फाइनली स्काउट अर्सेल को पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि तुमने सोना कहाँ पर छुपाया है। अर्सेल साफ मना कर देती कि वो भी किसी सोने के बारे में कुछ नहीं जानती। यहाँ पर स्काउट अपने 2-3 बंदों से कहता है कि तुम इसे मारो पीटो कुछ भी करो, इसका मुंह खुलवाओ, इसकी अच्छे से खातिरदारी करो, मैं अभी आता हूँ। देन स्काउट वहाँ से फ्रांसिस्को के पास निकल जाता है। वो बाकी डाकू अर्सेल को बहुत ज्यादा मारते हैं। देन वो उसको मारने वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर अर्सेल कुछ ऐसा करती है जैसा उन्होंने उम्मीद भी नहीं की। बिना वक्त गवाए अर्सेल उन पर पलटवार करती है और एक एक करके उन सभी को बहुत ही ब्रूटली तरीके से जान से मार देती है। देन उसके बाद वो अपने बेटे को बेसमेंट से बहुत ही सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लेती है। दूसरी तरफ लीजी को अपने बॉयफ्रेंड बेस्टन की लाश मिल जाती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वापस से अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। देन हम देखते हैं टापू पर सभी लोगों की जिंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। लोग अपने रोज के काम में लगे हुए थे। उसी बीच वहाँ पर फ्रांसिस्को नजर आता है, जो कि अपने आदमियों के साथ टापू पर खड़ा था। तभी टापू का रखवाला आगे बढ़ता है और फ्रांसिस्को से सवाल करता है कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया है। और फ्रांसिस्को जैसे उसकी तरफ मुड़ता है, उसका चेहरा देखते ही रखवाले को समझ में आ जाता है कि सामने खड़ा आदमी कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि एक समुद्री लुटेरा है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूर है। और अब जैसे ही वो रखवाला समुद्र की तरफ नजर डालता है तो दूर से उसे 2-3 जहाज दिखाई देते हैं, जो कि समुद्री डाकुओं के थे और वो उसी टापू की तरफ बढ़ रहे थे। फ्रांसिस्को यहाँ पर सीधा सवाल करता है कि उसे बॉर्डन की पत्नी चाहिए, वो कहाँ पर है। इस पर वो टापू का रखवाला कहता है कि वो एक साधारण सी मछुआरे की पत्नी से तो मिलने नहीं आया है। और इसी बीच समुद्री लुटेरों के जहाज किनारे तक पहुंच जाते हैं
और दोनों तरफ के लोग आमने सामने खड़े थे और यहीं से जबरदस्त लड़ाई स्टार्ट हो जाती है एंड टापू का रखवाला अपने लोगों को अलर्ट करता है। और अब क्या था, यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। समुद्री डाकू और टापू के लोग आमने सामने भिड़ जाते हैं। इस लड़ाई में दोनों तरफ से कई सारे लोग मारे जाते हैं और फाइनली फ्रांसिस्को टापू के रखवाले को पकड़ लेता है। वो उसे पूछता है कि तुम लोग ब्रिटिश सेना को खबर कैसे भेजते हो कि तुम्हें कोई परेशानी है, जिस पर रखवाला कुछ भी नहीं बताता। तभी फ्रांसिस्को चर्च की तरफ इशारा करता है जहाँ अंदर बहुत सारे लोग छुपे थे। अब वो साफ कह देता है कि अगर जवाब नहीं मिला तो वो चर्च को उड़ा देगा। और इसके बाद ना चाहते हुए भी उस रखवाले को उसे बताना पड़ता है एंड वो कहता है कि इस टापू की सबसे ऊंची पहाड़ी पर हम लोग आग जला देते हैं जिससे धुआं उठता है और ब्रिटिश सेना समझ जाती है कि टापू पर कोई परेशानी है और वो हमारी मदद के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। और अब ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद फ्रांसिस्को रखवाले को सीधा बम से उड़ा देता है और यहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर लिज़ी भी छुपी होती है जो कि सब कुछ देख रही थी और काफी ज्यादा डर जाती है। उसी वक्त टापू का पादरी जल्दी जल्दी अर्सेल के घर पर पहुंचता है। वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था और अर्सेल को बताता है कि समुद्री डाकुओं ने टापू पर हमला कर दिया है और कई लोगों को मार दिया गया है। वो पादरी अर्सेल से कहता है कि तुम ही हो जो उन डाकुओं का सामना कर सकती हो और वो अर्सेल को यहाँ पर कैप्टन कह के बुलाता है। अब अर्सेल उसे तुरंत रोक देती है और साफ कह देती है कि वो अपना मुंह बंद रखे, मैं कोई कैप्टन नहीं हूँ। खैर अर्सेल पादरी और अपने बेटे आइजैक से कहती है कि वो दोनों जंगल के रास्ते से होते हुए पहाड़ी की तरफ निकल जाएं। वो उन्हें समझाती है कि रास्ते में एक नदी पड़ेगी और उसमें मगरमच्छ रहते हैं, इसलिए बहुत संभल कर उन्हें आगे बढ़ना होगा। एंड वो कहती है कि वो खुद भी लिज़ी को ढूंढते हुए जल्दी उनके पास पहुंच जाएगी। पादरी और आइजैक निकल जाते हैं और वो लिज़ी को ढूंढने के लिए निकलती है और फाइनली उसे लिज़ी मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई थी। अर्सेल उसे संभालती है और भरोसा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ फ्रांसिस्को अपने साथियों के साथ अर्सेल के घर पर पहुंच जाता है। फ्रांसिस्को हर चीज को काफी ध्यान से देखता है, ऐसा लगता है मानो वो अर्सेल को पहले से जानता हो। एंड वो अपने साथियों से कहता है कि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उसे मारना और पकड़ना इतना आसान नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो। उधर पादरी और आइजैक लगातार पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। उसी समय अर्सेल लिज़ी के साथ वहां पर पहुंच जाती है और अब ये चारों लोग पहाड़ी की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। रास्ते में वही नदी आती है जिसके अंदर मगरमच्छ थे। अर्सेल वहां पर एक टोकरी लेती है और पानी में डाल देती है और रस्सी की मदद से सभी एक एक करके दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। और अब जैसे ही पादरी उस टोकरी में बैठने वाला होता है तभी समुद्री डाकू और फ्रांसिस्को वहां पर पहुंच जाते हैं जो पादरी को पकड़ लेते हैं। फ्रांसिस्को उस पादरी को काफी ज्यादा ब्रूटली मार देता है एंड उसके बाद वो सभी लोग उन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं। और अब काफी सारे समुद्री डाकू नदी के अंदर उतर जाते हैं आइजैक, लिज़ी और अर्सेल को पकड़ने के लिए। अब उन डाकुओं को नहीं पता था कि इस नदी के अंदर मगरमच्छ है और जैसे वो नदी के अंदर आते हैं तभी मगरमच्छ उन पर अटैक कर देते हैं और इस हमले में काफी सारे डाकू मारे जाते हैं। इन डाकुओं में से 2-4 जल्दी से नदी को पार करके इनके पीछे पड़ते हैं। तभी यहाँ पर दोबारा से फाइट होती है और अर्सेल बाकी के लोगों को भी मार देती है। अब फ्रांसिस को भी समझ चुका था कि उसने सभी को मार दिया है एंड वो तेज आवाज में चिल्लाता है। वो अर्सेल से कहता है, ब्लडी मैरी अब बहुत हो गया, अगर तुम्हें अपना पति जिंदा चाहिए तो तुम हमारे ठिकाने पर आओ और उसे ले जाओ और बदले में मेरा सारा सोना साथ में लेकर आओ। देन हम देखते हैं अर्सेल आइजैक और लिली को लेकर पहाड़ी के अंदर बढ़ जाती है एंड वहाँ पर हम देख पाते हैं पहाड़ी के अंदर कई सारी बड़ी बड़ी गुफाएं थी और इनके बारे में सिर्फ अर्सेल को पता था, बाकी किसी को भी इनके बारे में नहीं पता था और ना ही किसी ने इन गुफाओं को कभी देखा था। गुफाओं के अंदर पहले से काफी सारे हथियार, गोला बारूद रखे हुए थे। ये सब कुछ अर्सेल ने पहले से ही तैयार करके रखा था। अर्सेल वहाँ से कई सारे बक्से खोलती है और बहुत सारे सोने के टुकड़े निकालती है जो उसने पहले ही वहाँ पर रखे हुए थे एंड यहाँ पर साफ हो जाता है कि फ्रांसिस्को के सोने के टुकड़े सच में अर्सेल के पास रखे हुए थे। तभी लिज़ी अर्सेल से पूछती है कि ये ब्लडी मैरी कौन है एंड वो कहती है कि वो तो मैं ब्लडी मैरी कहकर क्यों पुकार रहा था। जिसके बाद अर्सेल उससे बताती है, जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारे गांव पर इन समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया था एंड इन्होंने मेरे माँ बाप को मार दिया और सभी को मार दिया। मैं सिर्फ 12 साल की थी एंड ये लोग मुझे अपने साथ उठाकर ले गए। मैं बचपन से इन्हीं के बीच में बड़ी हुई हूँ और मैंने सब कुछ इन्हीं से सीखा है। वो कहती है, जब मैं बड़ी हुई तो मुझे अचानक कैप्टन बॉर्डन से प्यार हो गया और मैं उसके साथ वहाँ से भाग आई एंड हम लोगों ने अपनी एक नई दुनिया बसा ली। कहती है कि ये सोना इनका नहीं है बल्कि इन्होंने मासूम लोगों से लूटा है और उन्हें जान से मार दिया है, इसलिए सोने पर इनका कोई भी हक नहीं है। और अब अर्सेल आइजैक और लिज़ी से कहती है कि तुम लोग इस गुफा से बाहर निकलो और नदी के रास्ते से किनारे पर मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी ही बॉर्डन को छुड़ा कर लेकर आती हूँ, तुम लोग तब तक नाव को रेडी रखो। देन अर्सेल यहाँ पर खुद तैयार होती है, अपना कवच पहनती है, हथियार सेट करती है और सुरंगों के जरिए कुएं से टापू पर पहुंच जाती है। यहाँ पर समुद्री डाकुओं ने अपना डेरा जमा रखा था। अचानक अर्सेल कुएं से बाहर निकलती है और छुप छुप कर एक एक करके कई सारे डाकुओं
को मारती है और सीधे वार्डन के पास पहुंच जाती है। वो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वार्डन के हाथों को वो खोल नहीं पाती। इसी बीच फ्रांसिस्को और बाकी डाकुओं को पता चल जाता है कि अरसेल यहाँ पर आ चुकी है। अब दोनों तरफ से फाइट स्टार्ट हो जाती है। अरसेल कई सारे डाकुओं को मारने लगती है लेकिन तभी फ्रांसिस्को वार्डन को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है एंड वो अरसेल से कहता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था लेकिन फिर भी तुम मुझे चाकू मारकर मुझसे दूर चले गई, ऐसा क्यों किया तुमने? जिस पर अरसेल कहती है कि मैं तो तुम्हें चाकू सीधा तुम्हारे दिल में मारना चाहती थी लेकिन तुम उस दिन बच गए। और अब ये सुनकर फ्रांसिस्को को काफी गुस्सा आता है एंड वो सीधा वार्डन के सीने में चाकू घोंप देता है जिसकी वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। अब अरसेल पूरी तरीके से टूट जाती है और वहां पर एक ब्लास्ट करती है जिसके चलते काफी सारे डाकू मारे जाते हैं एंड वो भी काफी ज्यादा घायल हो जाती है और दोबारा से इस कुएं के जरिए उन्हीं गुफाओं के अंदर पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ कमांडर ली फ्रांसिस्को से कहता है हम तुम्हारी पर्सनल लड़ाई के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, हमारा मकसद सिर्फ सोना लेना था और वो हमें वापस कर दिया जा रहा था लेकिन तुमने वार्डन को मार कर सब कुछ खराब कर दिया और तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने कई सारे साथियों को खो दिया है जो बहुत मेहनत से हमने ढूंढे थे। एंड वो कहता है अब और नहीं, हम यहाँ से वापस जा रहे हैं लेकिन फ्रांसिस्को उसे रोकता है और फ्रांसिस्को कमांडर ली को शूट कर देता है और कमांडर ली वहीं पर मारा जाता है। देन फ्रांसिस्को बाकी डाकुओं से कहता है कि तुम लोग मेरा साथ दोगे, हम भी इस डाकू वाली जिंदगी से परेशान हो चुके हैं, छुप छुप कर जीना मुश्किल हो गया है। फ्रांसिस्को सभी के लिए एक पत्र दिखाता है एंड वो कहता है कि इसमें लिखा है जो भी ब्लडी मैरी की खबर देगा या उसे पकड़कर सरकार को सौंपेगा तो उसके सारे जुर्म माफ कर दिए जाएंगे। हम ब्लडी मैरी को सरकार को दे देंगे ताकि हम अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकें। ये बात सुनकर सारे डाकू उसकी बात मान जाते हैं और उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो सभी डाकू मिलकर उस कुएं के जरिए गुफाओं के अंदर अरसेल के पास पहुंचने लगते हैं एंड वहीं दूसरी तरफ अरसेल भी पूरी तरीके से तैयार थी। वो लिज़ी और आइजैक को बाहर निकलने के लिए कहती है और फिर गुफाओं को अच्छे से रेडी करती है और कहती है कि मैं इन गुफाओं को अच्छे से जानती हूँ, मुझे इन गुफाओं का एक एक रास्ता पता है, मैं उनका ध्यान भटकाकर उन्हें यहीं पर जान से मार दूंगी। तभी सारे डाकू गुफाओं के अंदर पहुंचने लगते हैं और अरसेल उनका फायदा उठाकर उन पर हमला कर देती है। एक एक करके कई सारे समुद्री डाकू मारे जाते हैं। इसी बीच स्काउट लिली और आइजैक के पीछे पड़ जाता है। वो लिली को मारने वाला होता है लेकिन अरसेल ने पहले से गुफाओं में सारे हथियार सेट कर रखे थे। अचानक से स्काउट का पैर किसी चीज पर पड़ जाता है और अचानक एक गोली चलती है, सीधा उसके दिल में लगती है और स्काउट भी वहीं पर मारा जाता है। लिज़ी और आइजैक अब सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं और एक एक करके सारे डाकू भी मारे जाते हैं। फ्रांसिस्को कहता है कि अब बहुत हो गया, अब केवल तुम और मैं बचे हैं, चलो खुले में लड़ते हैं। एंड वो सीधा पहाड़ी की चोटी पर चढ़ता है और वहां पर आग जला देता है। अरसेल पहुंचती है और कहती है तुमने आग जला दी, अब ब्रिटिश सरकार यहाँ पर आने वाली होगी। पर फ्रांसिस्को कहता है कोई बात नहीं, आने दो, हम दोनों में से सिर्फ एक ही बचेगा। और इसके बाद फ्रांसिस्को और अरसेल के बीच खुले में एक जोरदार फाइट स्टार्ट हो जाती है। अरसेल और फ्रांसिस्को की फाइट बहुत ही जबरदस्त थी, दोनों में कोई भी पीछे नहीं रहता, फाइट बराबरी की होती है। और इस मूवी के अंदर यहाँ पर हमें एक बहुत ही शानदार फाइट देखने को मिलती है और आखिरकार फ्रांसिस्को अरसेल को नीचे पटक लेता है और अब वो उसे मारने वाला होता है कि तभी अचानक वहाँ पर लिज़ी आ जाती है और फ्रांसिस्को को शूट कर देती है। और अरसेल भी तुरंत इसका फायदा उठाती है और अपनी तलवार सीधा फ्रांसिस्को के आर पार कर देती है और फ्रांसिस्को वहीं पर मारा जाता है। अरसेल खुद भी काफी ज्यादा घायल थी। लिज़ी उसे संभालती है और इसके बाद हम देखते हैं ब्रिटिश सेना के जहाज टापू पर पहुंचने वाले थे क्योंकि उन्हें आग जली हुई दिखाई देती है और अब वो लोग उन लोगों की मदद करने के लिए आ रहे थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस इस मूवी में बेहतरीन फाइट सीन हमें देखने को मिले हैं। प्रियंका चोपड़ा ने यहाँ पर कमाल का परफॉर्मेंस दिया है और काफी समय के बाद हमें उनकी ये मूवी देखने को मिली है। कहना पड़ेगा उनका टैलेंट अभी भी बरकरार है, लेकिन हमें इस मूवी में खास स्टोरी मुझे देखने को नहीं लगती, केवल फाइट सीन पर ही ज़्यादा फोकस रहा है। और आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।